नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों यहाँ पर हम 28 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पेट का, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस परीक्षा को यूपी SSC आयोग के द्वारा करवाया जाता है, आप सभी को पता है। दोस्तों इसकी उत्तर कुंजी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस उत्तर कुंजी को लाने में थोड़ा सा देरी हुई है क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर काफ़ी उच्च था और पिछली बार जो प्रश्न पत्र बनाया गया था उससे ज़्यादा कठिन पेपर ये था। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको सही उत्तरों से अवगत करवाया जाए, जिससे कि आप सभी लोग इस बात से आश्वस्त हो सकें कि आपने जिन प्रश्नों के जो भी उत्तर दिए हैं उनमें वास्तविक उत्तर कौन सा है वो आप सभी लोग अपने प्रश्न पत्र से मिला लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। ये जो हमारे पास आज सेट है ये KM 3 नंबर का सेट है। ठीक है, आप अपने टेस्ट पेपर से मैं सवाल पढ़ दूंगा और उसके साथ आप उस सवाल को मिला करके ही अपने प्रश्न पत्र में टिक करेंगे कि आपने जो भी उत्तर लगाया है वो कौन सा है। ठीक है, इसका जो हमारा पहला सवाल है वो ग्राफ पर आधारित है। इसमें हमारा सवाल जो है, इस ग्राफ को आप मिला लीजिएगा। निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों के द्वारा कार्य पूरा करने में लगे समय को दर्शाता है और इसमें कौन कौन से घटक हैं, ये राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश। आप इस वाले ग्राफ को अपने पेपर में मिलाइएगा। उसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके मैं उत्तर आपको बता देता हूँ, उनसे आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इसमें का जो पहला सवाल है वो ये है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें जो पहला सवाल है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, ये लगेगा 80/29 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80/29 दिन। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। न्यूनतम समय वाले में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा चमन और रमेश, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 20 दिन। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम को करना शुरू किया है। कुछ दिन बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया है और इस तरह से उन सभी ने 5 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया है। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें से मिहिर का हिस्सा कितना होगा, इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 750 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 750 रुपये। अगला सवाल जो है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिन और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, 5वें का, तो इसका हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। दोस्तों इसमें जो अगला सवाल पूछा गया है वो भी बार ग्राफ से पूछा गया है और इस बार ग्राफ को आप अपने में मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ इसे। दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी यानी गल्फ के क्षेत्र में भारत, अफगानिस्तान, नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों के प्रतिशत को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित में से प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक है, इस ग्राफ को आप अपने प्रश्न पत्र में मिलाइएगा और इसके आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं मैं उनके उत्तर आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला सवाल है, यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और वर्ष 2021 में खाड़ी यानी गल्फ के क्षेत्र में कुल भारतीय कितने हैं, 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी के क्षेत्र में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाना है। तो इसमें नेपाल के कुल लोगों कितने लोग हैं ये आपको पता लगाना है। इसमें जो कौन सा सवाल सही हो जाएगा उत्तर, 6वें नंबर में बी ऑप्शन 1680 लोग। ठीक है, नेपाल के कितने लोग हैं, तो नेपाल के हैं 1680 लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यदि 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है तो 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी यानी गल्फ के क्षेत्र में कुल भारतीयों का अनुपात पूछा गया है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, 23, 27, 21, 22 और 20, ये वाला सही होगा। दोस्तों कई बार
प्रश्नों के क्रम को भी परिवर्तित किया गया है और उनके जो ऑप्शन हैं इनके भी क्रम को परिवर्तित किया गया है। इसलिए मैं प्रश्न और उसके जो सही उत्तर उन दोनों को पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा आपके सेट में कौन सा है, किस क्रम में है वो, उसके आधार पर टिक मारिएगा। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में व अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। 8वें नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा 1:5। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं, 5775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो ये है 2.5%। ठीक है, 2.5%। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात कितना है, 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिला करके गल्फ के क्षेत्र में व्यक्तियों की कुल संख्या को ज्ञात करना है, तो कितनी संख्या है, तो ये है 20,800। इसमें आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 20,800। चलिए अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी जो है वो चार्ट बेस्ड है, इसको देख लेते हैं। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस तालिका में जो है दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाया गया है। इस जो चार्ट है इसको आप मिलाइएगा अपने प्रश्न पत्र में और उसके आधार पर जो सवाल पूछे गए मैं उनके उत्तर आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 11 जो है इस प्रश्न पत्र का, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची है। उसका अनुमानित औसत लाभ पूछा गया है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा 47.75। ठीक है, 47.75 जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग, 1 पैंट खरीदा है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की जो है अतिरिक्त छूट दी है। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 65.9। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 65.9। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। आपको अधिक पूछा गया है कि चश्मे का जो अंकित मूल्य है और पुस्तक के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा 56.59। ठीक है, 13 में कौन सा सही हो जाएगा, 56.59, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 14। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य उसका क्या होगा। इसमें अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 14 नंबर में, तो इसमें हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, इसमें अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। यानी कि दुकानदार ने जो चश्मे बेचे हैं और किताब जो बेची है उस पर छूट प्रतिशत का अनुपात कितना है, तो कितना है, तो वो है 91:5:7। डी ऑप्शन सही होगा, 91:5:7। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 16 से 20 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी चार्ट पर आधारित हैं, तालिका पर आधारित हैं। इसको आप अपने प्रश्न पत्र में मिलाकर अपने उत्तर की जाँच कीजिएगा। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रश्न निम्नलिखित तालिका चार्ट पर आधारित है जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी के 2015-16 से 2020-21 तक के उसके 4 उत्पादों PQRS पर विज्ञापन व्यय रुपए करोड़ में दर्शाया गया है और इसमें जो लाभ है बिक्री माइनस विज्ञापन व्यय से निकाला जाएगा। ठीक है, ये वो चार्ट है जिसको आपको अपने में उसमें मिला लेना है। ये ईयर दिया गया है इधर और ये जो है 4 उत्पाद दिए गए हैं PQRS। ठीक है, इसमें जो पहला सवाल पूछा गया है उसका सही उत्तर क्या है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2020-21। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2020-21 इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो दूसरा सवाल है
यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और वर्ष 2020-21 में दोगुना हो जाता है तो अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक होगा? तो किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक होगा? 17 नंबर में, तो ये हो जाएगा 17-18 में। 17-18 में जो है 2017-18 में लाभ सबसे अधिक होगा। ठीक है। सवाल नंबर 18, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष सबसे कम है? तो ऐसा पूछा गया है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2018-19। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2018-19। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी, क्यू, आर और एस की बिक्री का अनुपात जो है 2:5:1:2 है, तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 19 में? ये हो जाएगा 38.33%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, 38.33%। सवाल नंबर 20 देखते हैं। वर्ष 2020-21 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई है। वर्ष 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या हो जाएगा? इसका अनुमानित लाभ क्या हो जाएगा सवाल नंबर 20 का? तो इसका अनुमानित जो लाभ हो जाएगा 212.225 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 212.225 करोड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल जो है हमारे जीएस से संबंधित है। अब इसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पाई स्थल जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? स्वतंत्र भारत में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पाई स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था रोपड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो किसके द्वारा रचित की गई है? ये हरिशेन के द्वारा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां जो था वो दिल्ली का शासक था। यह किस राजवंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था सैयद वंश से। ठीक है, ये सैयद वंश से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाना है आपको। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये सवाल नंबर 25 में इसका जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। इसमें 1 का कौन सा हो जाएगा? 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंट मूवमेंट इन बारदौली सत्याग्रह जो कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था। और इसमें दूसरे का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। महात्मा गांधी विजिटेड नोआखाली। महात्मा गांधी जी ने नोआखाली कब विजिट किया था? तो इसमें 1946 में विजिट किया था। ठीक है, गांधी जी बिगैन वार्निंग एट लोइन क्लॉथ ये कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन अहमदाबाद, मिल वर्कर्स की जो हड़ताल हुई थी वो कब हुई थी? नंबर 4 में। तो ये हुई थी 1918 में। ठीक है, 1918 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वो उपलब्ध हैं वल्लभी, गुजरात के क्षेत्र में। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वल्लभी गुजरात के क्षेत्र में। सवाल नंबर 27 देख लेते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत की लिबर्टी संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा अधिनियम कौन था जिसमें विभाजित किया गया था, तो ये था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्मा सरकार अधिनियम। अगला सवाल जो है हमारा 28 नंबर सवाल, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 29 देख लेते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, तो ये 6 वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 30, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, जल तालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल तालिका कहलाती है, वाटर टेबल। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे, तो किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे, तो ये रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर जो है पूर्वी एशिया आए थे सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 32 देख लेते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है, तो हिमालय का जो है शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, ये जो है नदियों के द्वारा लाए गए असंगठित तलछट से बनाई गई है। इसमें डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ये लिग्नाइट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है, बाल मसीह, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये रब अल खाली रेगिस्तान में। ठीक है, रब अल खाली रेगिस्तान में पाया जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यह किया जाएगा कांडला गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर भारत में जो है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37। पंचवर्षीय योजनाओं के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा, तो किस योजना की बात की जा रही है, किस पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे, तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे एम विश्वेश्वरैया। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। सवाल नंबर 39। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, तो कौन इसका हिस्सा नहीं था, सवाल नंबर 39 का ये बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो है इसका हिस्सा नहीं था। अगला सवाल जो है हमारा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी कि चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं, तो किसमें शामिल हैं, तो ये अध्याय 2 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुषों और महिलाओं को
के जो श्रमिक हैं उनको समान दरों पर समान पारिश्रमिक जो है भुगतान किया जाएगा, ऐसी बात की गई है। सवाल नंबर 41 देख लेते हैं। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता कर को बोझ जो है वो कम करती है? तो ये है गंतव्य आधारित कर। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंतव्य आधारित कर। सवाल नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है? तो किसमें? तो इसमें साइबर कानून। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइबर कानून में जो है अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है और इसको अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 42 में कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 43। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। सवाल नंबर 44। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? आपसे क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये 44 नंबर में चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो सवाल नंबर 45 में कौन सा सही होगा? तो अनुच्छेद 175, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो कौन? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। इसमें कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो किस में होता है? ये होता है स्पंज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 47 में कौन सा सही होगा? स्पंज, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा मैथ से संबंधित है। ठीक है, इसमें इस सवाल को आप देखिएगा जिसमें 1/9 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 की ये वाली जो सीरीज़ है, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? सवाल नंबर 48 में इसमें आपका सही होगा 1/2, डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 49 देखते हैं। x के किस मान के लिए कथन x/21 × x/189 = 1 है? इस वाले जो सवाल में है आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा 49 नंबर में 63। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 63। और 50 नंबर सवाल में जिसको सॉल्व करना है 81 की पावर -1 × 3 की पावर -5, इस वाले सवाल में आपका कौन सा सही हो जाएगा 50 नंबर में? तो इसमें सही होगा 288, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 288। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड पाई जाती है, आप सभी को पता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये जो फार्मिक एसिड होती है ये किस में पाई जाती है? ये जो लाल कलर की जो चींटियाँ होती हैं वो जो अपने शरीर में काट लेती हैं तो थोड़ा सा चट्टा टाइप में पड़ जाता है, उनके काटने से जो है फॉर्मिक एसिड अपने शरीर में एंट्री होती है, इसकी वजह से वो चट्टा टाइप में पड़ जाता है और खुजली होती है, यानी कि जो चींटियाँ होती हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पीजोमीटर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो है ये पीजोमीटर का इसके लिए उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 53 देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानव मस्तिष्क में जो 2 न्यूरॉन हैं उनके बीच के जो अंतर है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सिनेप्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल जो है हमारा 54 नंबर, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ इससे सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है। यदि वे सभी अपना सही अनुमान व्यक्त कर रहे हैं तो गीता की विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। तो उसका औसत कितना है, 54 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है 57 किलोग्राम जो है सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 55, 0.0203 इंटू 2.92, ये वाली जो सीरीज है, ये वाला जो सवाल है इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो इसमें 55 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 55 में ए सही हो जाएगा, 0.8। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हिंदी के कुछ सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसमें 56 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, बहुत घना अंधेरा होना। ठीक है, हाथ को हाथ ना सूझना, इसमें बहुत घना अंधेरा होना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो पितृधन इच्छा के शब्द से कौन सा योग बनेगा, तो ये बनेगा पितृच्छा, जिसमें छोटी ई की पाई लगी हुई है त्रि के ऊपर, ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं। तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो 58 नंबर में कौन सा सही होगा, सरिता, तटिनी और निम्नगा। ठीक है, सरिता, तटिनी और निम्नगा जो हैं तरंगिणी के पर्यायवाची हैं, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। सवाल नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन जो है इसका 59 नंबर में ये गलत है। ठीक है, सही नहीं पूछा गया है और बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। सवाल नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार उनका जो है युग्म कौन सा गलत है, इसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद की लोकायतन नहीं है। ठीक है, इसमें भी 60 नंबर में भी कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की लोकायतन नहीं है। बाकी मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, वात्स्यायन की कामसूत्र है और बाणभट्ट की कादंबरी है, ये तीनों सुमेलित हैं। ठीक है, सवाल नंबर 61 में देख लेते हैं, ये इंग्लिश के सवाल हैं। अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 61 नंबर में, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केप्टोमैनियक। ठीक है, केप्टोमैनियक जो है इसमें ए ऑप्शन सही होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, विराट प्लेस क्रिकेट, 62 नंबर में कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा विराट प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स, ध्यान रखिएगा, बिसाइड वाले में नहीं होगा, बिसाइड्स जिसमें ई एस लगा हुआ है, ये वाला सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पुट द करेक्ट आर्टिकल्स, इसमें कौन सा सही होगा, 63 नंबर में, 63 नंबर में जो है करेक्ट आर्टिकल जो है वो द होगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसमें द आर्टिकल सही होगा। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश का जो पैराग्राफ दिया गया है, इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उसके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कौन सा पैराग्राफ है। द स्टेट एम्ब्लेम इज एन एडॉप्शन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एंड सारनाथ। ठीक है, इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस माउंटेड बैक टू बैक ऑन द सर्कुलर ऑब्कस। ठीक है, which itself reacts on a bell shaped lotus। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है आपका इंग्लिश का पैराग्राफ है और आप इसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके उत्तरों को देख लें। व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म चक्र। जब आप इसको पैराग्राफ को पढ़े होंगे या आपने जब पढ़ोगे तो इसमें आपको कौन सा उत्तर सही मिलेगा, तो धर्म चक्र जो है इसका ए ऑप्शन सही नजर आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्ब्लेम, तो कौन सा जानवर जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वो है टाइगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइगर ध्यान रखिएगा।
डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला सवाल जो है, चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन सा है? ये रीजनिंग का सवाल है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो 66 नंबर में जो है कोलकाता सबसे छोटा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए देख लेते हैं 67 नंबर सवाल। 10:25 पर घड़ी की जो सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 67 में ए 197 सही 1/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा 197 सही 1/2, ए ऑप्शन इसका सही होगा। एक जो सीरीज दी गई है इसमें बेजोड़ को चुनना है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 68 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 161, 207, 299 और 347 वाली जो सीरीज़ है ये बेजोड़ है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 69वां देख लेते हैं। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य नहीं है? यानी कि ऊपर जो कथन दिए गए हैं उनके आधार पर नीचे जो उत्तर दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो 69 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इस प्रश्न में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कथन एक दूसरे का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर जो है विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 70 नंबर सवाल में इसमें आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको कथन पढ़ देता हूँ, उसके आधार पर आपको उत्तर पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है उत्तर आपका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कथन एक कारण है तो कथन 2 इसका प्रभाव होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? तो ये किया है गांधी दर्शन में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 71 का कौन सा सही हो जाएगा? गांधी दर्शन में किया है, ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? तो इसमें जो है ये किया है मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा इसका, मुंबई में। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 74। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच को लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है श्री कुशविंदर वोहरा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा श्री कुशविंदर वोहरा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 75। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो ये है उमलिंगला। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही होगा इसका। उमलिंगला दर्रा में जो सड़क बनाई गई है वो सबसे ऊंची है। सवाल नंबर 75 में डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है चित्तर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा। नेशनल
लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सवाल नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान दिया गया है? तो इसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को। ठीक है, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को जो है यशस्वी सम्मान अभी प्राप्त हुआ है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 78 देख लेते हैं। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संचयी का दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संचयी का दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? ठीक है, कौन सा देश जो है ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो वो कौन सा देश है? तो ये है क्यूबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्यूबा है। सवाल नंबर 80 देख लेते हैं। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सवाल नंबर 81। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ पर? तो 81वें नंबर में क्या होगा? जकार्ता में होगा। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता में जो है हस्ताक्षर किए गए हैं इस पर। अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना निम्नलिखित में से का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ है बगदाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 82 में कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बगदाद में सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के पहले नियोजित आधुनिक जो शहर है उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो है अंग्रेजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 83 में कौन सा सही हो जाएगा? अंग्रेजी सही हो जाएगा। 84 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो किससे संबंधित है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो यह किया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 85। खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो किस में बने थे? 85वें नंबर में। तो ये कुश्ती से संबंधित थे। ठीक है, कुश्ती के खेल में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता था और ये पहले भारतीय बने थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो NIO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये डोना पौला गोवा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। डोना पौला जो है गोवा में, यहाँ पर इनका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक को लिखा है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 87 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें लाला हरदयाल के द्वारा ये लिखा गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर और जावा सागर को जो है हिंद महासागर से जोड़ता है। तो वो कौन सा जलडमरू मध्य है? तो 88 में सही हो जाएगा आपका सुंडा जलडमरू मध्य। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रस्वती के बीच का जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो है ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। जो सरस्वती और द्रस्वती के बीच का भाग है उसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों को
पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्त चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पर पिथौरा का क्या अर्थ है, तो पिथौरा का क्या अर्थ है, तो इसमें जो है अन्न का देवता माना गया है पिथौरा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्न का देवता, ए ऑप्शन। यहाँ पर जो हिंदी से संबंधित जो गद्यांश है इसके आधार पर सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ के बता देता हूँ कौन से गद्यांश है, तो उसको आप मिला लीजिएगा, उसके आधार पर अपने प्रश्न पत्र में टिक कर लीजिएगा। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पथों और विविध मत मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें और उन्हें तरजीह दें। ठीक है दोस्तों, ये वाला पैराग्राफ जो है मैं इसके सवालों को आपको बताने जा रहा हूँ, इसके उत्तर आप मिला लीजिए। इसमें जो हमारा पहला सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से हैं। आध्यात्मिक में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये तीनों को आपको बताना है। तो 91 में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें डी। आध्यात्मिक शब्द में जो है अधि उपसर्ग है, मूल शब्द आत्म है और इक प्रत्यय है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 92, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। यह वाक्य किस प्रकार का है, तो 92 में कौन सा सही हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा गया है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सवाल नंबर 93 देखते हैं, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, विवेकानंद का क्या विचार था, तो ये सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जो है जायज और स्वाभाविक है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 93 का कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना जो है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक प्राणघातक साबित हो सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 95 देखते हैं, मानवता कब खिल उठती है, मानवता कब खिल उठती है, तो सवाल नंबर 95 में जो है जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता खिल उठती है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला जो दूसरा पैराग्राफ दिया गया है इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उसको आप मिला लीजिए। मैं पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ सबसे पहले। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हरी मड़ी माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है कि इसके वक्ष को चीर कर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की है। इस पैराग्राफ से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं आप उनको मिला लीजिएगा। इसमें जो हमारा पहला सवाल पूछा गया है वो ये है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिलने के कारण बचाव का बहाना खोजते रहते हैं। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, पारिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है, परिश्रम जो शब्द है कौन सी व्याकरणिक इकाई है, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ये संज्ञा है, परिश्रम जो है संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 98, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा 98 में, तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 99, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा। जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी को मिला करके सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं उन्हें जो है भाग्य का फल मिलता है। ठीक है, सवाल नंबर 100 देख लेते हैं और ये आज का हमारा जो है आखिरी सवाल है। गद्यांश में कायर किसको माना गया है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है, तो कायर जो है डी ऑप्शन में जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेते हैं उन्हें गद्यांश में जो है कायर माना गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो 28 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है इसके जो सवाल हैं इनको देख लिया है पूरी तरीके से और सारे सवालों को कवर कर लिया है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए। दोस्तों चलते चलते आपसे एक छोटे सा प्रयास रिक्वेस्ट है
कि यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो के अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना मिल पाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।